गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हमने आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो दिया था, है ना, जिसमें हमने आपको बताया कि टर्म सेकेंड को हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका है कि आप हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और आप हार्ड वर्क करो। फिर उसके बाद जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सब आसानी से कर जाओगे। बस आपका कॉन्सेप्ट और हार्ड वर्क टर्म सेकेंड में बेस्ट करा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि बेस्ट कैसे करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, है ना। तो शुरू करते हैं हम आज अपने एक टॉपिक को लेकर, और वह टॉपिक क्या है, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे कमरे में लाइट जलती है, बल्ब जलता है, ठीक है, फैन चलता है, इस समय ठंडी के मौसम में जो रूम हीटर चलता है जिस पे खाना पकाया जाता है, हमारे फैन चलते हैं, हमारी जो मोटर है जिसे नीचे से काफ़ी नीचे गहराई से पंप के माध्यम से पानी को हम बाहर निकालते हैं, वह जो हमारा इलेक्ट्रिक पंप है वह कैसे चलता है। और रात के समय में अगर हमने किसी सिटी को ऑब्जर्व किया, देखा, तो इतनी ढेर सारी लाइट जगमगाते हुए हमको वह सिटी एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इन सब का रीजन क्या है, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, है ना। आखिर हमको जो लाइट जलती है, जो मोटर चलती है, वो क्यों चली, है ना, उसका कारण क्या है, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होता है, ये सब है फिजिक्स। और आजकल हम लोग कंपटीशन के भीड़ में बस उसी की तैयारी में लगे हैं और हमारे नेचर में एक्चुअल में रियल में क्या हो रहा है हम इसको भूलते जा रहे हैं, है ना, कि आखिर होता क्यों है, क्यों का रीजन क्या है, क्या चीज है ऐसी, इसको हम भूलते जा रहे हैं। बस हमें न्यूमेरिकल चाहिए, कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, बस बात खत्म। ऐसा नहीं है, आप अपने नेचर को समझिए, क्यों होता है, कैसे होता है, अगर ये आप समझ गए तो कंपटीशन को आसानी से कर जाओगे। ठीक है, बस तो ये सब जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है, रात में हमने देखा किसी सिटी को चमकता हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर हमारी जो है, हमारा बल्ब है, हीटर है ना, फैन है, कूलर है, टीवी है, ये सब जो चलते हैं, जो वर्क करते हैं, उनका सिर्फ एक ही रीजन है और वह क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को आज से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो आपका चैप्टर ही है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो पॉसिबिलिटी है हमने आपको बता दिया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है हमने आपको बताया। कॉन्सेप्ट को साथ चलो, कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हम इसको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रखते हैं। तो इसमें आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, ठीक है, वह यह टॉपिक है कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये हम लोग आज सीखेंगे आज के लेक्चर में, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही मजेदार से सीखेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और वहाँ पर न्यूटन महोदय ने, हमें लगा न्यूटन चाचा जी ने शायद क्लास नहीं किया था क्या, इस नियम में आज हम सोचेंगे, हाँ ऐसा होता है, शायद न्यूटन चाचा जी ने क्लास नहीं किया था, ये हम आज सीखेंगे। देखिए, हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। तो अब इस इलेक्ट्रिसिटी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आ गया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ इस इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, यानी अपने चारों तरफ की दुनिया को देखते हैं, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, उसका हम स्टडी करते हैं, जो कि फिजिक्स हमारा होता है। ये तो है, ठीक है।
तो हमने देखा कि ये जो हमारा नेचर है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, एक आपका है मटेरियल यानी मैटर और दूसरा है आपका रेडिएशन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स, ठीक है, ये किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है हमने आपको बताया। फर्स्ट है आपका मैटर यानी मटेरियल, मैटर, ठीक है, या फिर आपका मटेरियल, ये है आपका। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है रेडिएशन, है ना, रेडिएशन। हमने आपको बताया, कॉन्सेप्ट को हम क्लियर रखेंगे। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझेंगे। ओके, तो देखिए ये जो हमारा मैटर होता है, मैटर का डेफिनेशन आपको पता होगा, है ना, कि जिसके पास मास हो, कुछ स्पेस कवर करे। आंसर यस, वही है हमारा। ठीक है, तो मटेरियल के पास क्या क्या होता है ना, तो मटेरियल के पास आपका होता है मास, ठीक है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, और क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। तो अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम है ना, तो वह फोर्स लगा सकता है। तो आंसर है यस, मटेरियल के पास मास होता है, वॉल्यूम होता है, मोमेंटम होता है, फोर्स होता है ना। तो अगर किसी पर फोर्स लगा, है ना, तो हमारा वर्क हुआ, तो कहीं न कहीं वर्क भी होता है ना। और वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है वर्क डन को ही हम बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो मैटर यानी जो हमारा होता है, जो मटेरियल होता है, उसके पास क्या चीज होता है? मास, वॉल्यूम, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, ठीक है, एनर्जी। ये बहुत सारी चीजें हमारे मैटर में, मटेरियल में होती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम आते हैं रेडिएशन पर, है ना। तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन मीन्स वेव, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो जो हमारा रेडिएशन होता है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। मतलब यह एक वेव होता है। जैसे आपका सन से धूप आती है, लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और हमको जो हमारे सैटेलाइट है उनके माध्यम से हमारे मोबाइल में नेटवर्क आता है ना, हमारे टीवी चैनल हमारे चलते हैं। तो ये सब जो हमारे वेव है, रेडियो वेव, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और आज के ठंडी के मौसम में आग वहां पर जल रहा हुआ है, ठीक है, और हम उसके बगल में बैठ के आग सेक रहे, है ना, ठंडी को भगा रहे। तो जो हीट है हमारे पास आई, कैसे आई? वेव फॉर्म में आई, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, साउंड वेव, आपके पास आवाज पहुंच रही है ना, आपके कानों तक, कैसे? वेव कैसे? ठीक है ना। तो ये हमारे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो हमारा साउंड वेव है आप तक पहुंच रहा है, वेव फॉर्म में पहुंच रहा है। ठीक है, समझ रहे ना। तो देखिए, तो यहां पर जो हमारा रेडिएशन है वह क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसकी स्पीड क्या होती है? तो आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो सन से धूप हमको आती है, लाइट, ठीक है, तो ये आपका हुआ लाइट। ठीक है, और क्या हुआ? रेडियो वेव, है ना, ये हमारे हुए रेडियो वेव। और क्या हुआ? हीट वेव। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक और ऐसी चीज होती है जो हमें कहीं न कहीं, आपको बता, आग जल रहा है, वहां पर हम बैठ के कौड़ा ताप रहे हैं ठंडी में, है ना, आग हमारे पास आ रही है, ठीक है, हीट वेव हमारे पास आ रही है, तो कहीं न कहीं एक एनर्जी आ रही है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, यह टोटल का टोटल क्या है? कहीं न कहीं एनर्जी है। ठीक है, समझ रहे ना। तो ये इसके पास क्या है? तो आंसर है एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमारा रेडिएशन हुआ और ये हमारा मैटर हुआ, मटेरियल हुआ, है ना। तो जो हमारे यूनिवर्स है इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनी है। जरा सोचो, क्या इन दो चीजों के अलावा भी कुछ ऐसा है क्या कि जिनसे हमारा ये यूनिवर्स बना हुआ है? तो आंसर है नहीं। ठीक है,
ये हमारा हुआ। बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम आते हैं, इसकी स्टडी हम क्लास 12th में करेंगे, क्लास 12th में। और फिर उसके बाद क्लास 12th में ये भी हम स्टडी करेंगे कि ये जो हमारा मटेरियल है ना, ये रेडिएशन के फॉर्म में होगा, ठीक है, और ये जो रेडिएशन है ये हमारा मैटर के फॉर्म में होगा, है ना। इसको हम क्लास 12th में बोलेंगे और इसी को हम बोलते हैं कौन सा नेचर? इसी को हम बोलते हैं डुअल नेचर। तो ये हमारा होता है डुअल नेचर, ठीक है। तो पार्टिकल हमारा रेडिएशन की तरफ बिहेव करेगा, रेडिएशन हमारा पार्टिकल की तरफ बिहेव करेगा, है ना। आप इसको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 12th में, है ना, बट हम क्लास 10th की क्लास कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम स्टडी कर रहे हैं अब मटेरियल की यानी मैटर की, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मटेरियल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जिसकी वजह से वह किसी दूसरे पार्टिकल पर, किसी दूसरे मैटर पर फोर्स लगाता है, ठीक है। ओके, अब मटेरियल की वह कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उस मटेरियल में ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगी, कम है तो कम फोर्स लगाएगी। तो मटेरियल की उस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम हम रख देते हैं। तो मटेरियल की, मैटर की उस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या है बताइए? उसका नाम है, यस, वेरी गुड, ठीक है ना, उसका नाम है मास, ठीक है ना। तो मास हमारी क्या है? मास हमारी एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से यह किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, ठीक है। और यह जो फोर्स होता है, यानी ये जो मास होता है, मास उस मटेरियल में, ठीक है ना, इनहेरेंट होती है। जब से पैदा हुआ ये मटेरियल है, एक पक्का है ना, ये फोर्स लगा सकता है। तो मटेरियल की कहीं कहीं इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हुई मास, जिसकी वजह से वह किसी दूसरे बॉडी पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अब तो उस फोर्स के बारे में आपको पता होगा, यस, उस फोर्स के बारे में आप लोग जानते हैं। उस फोर्स का नाम क्या है? यस, GF, ठीक है। उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो मास की वजह से है ना, किसी दूसरे मास पर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, समझ रहे ना। तो अब मास क्या चीज है? तो मास कहीं न कहीं मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से वो दूसरे मास पर फोर्स लगाता है, वही है। तो मास इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर व्हिच आर अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल, ठीक है। ओके, तो अब इस फोर्स का नाम क्या है? तो इस फोर्स का नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन क्या है? तो आंसर है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन है वो है मास। तो मास की वजह से कौन सा फोर्स? आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। ओके, ठीक है। और यह ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वह कैसा होता है? किसी बॉडी को खींचता है या धक्का देता है, पुल करता है या पुश करता है? फोर्स मींस पुल और पुश। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, कैसा होता है? तो आंसर है अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये हमारा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर। तो ये हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यानी एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मास, जिसकी वजह से किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। और वह जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह कहीं न कहीं क्या होता है? अट्रैक्टिव का नेचर का होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ हर एक बॉडी पर जो फोर्स लगा है उसको खींचेगा। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, आप समझ आ रहे हैं? ओके, तो ये हमारा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। थोड़ा सा हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर ये है, अभी भी हमने बताया कि जिसके पास सबसे ज्यादा मास होगा, यानी ज्यादा मास होगा, तो वह ज्यादा फोर्स लगाएगा,
तो हमारे इस अर्थ की दुनिया पर सबसे ज्यादा मास किसका है? आंसर है अर्थ का ही है। तो मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, ठीक है। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता कितना है इसको कैलकुलेट किए न्यूटन चाचा जी ने। अब हम सीखेंगे कि आखिर न्यूटन चाचा जी ने क्लास किया था कि नहीं किया था, ये हम सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, ठीक है, समझते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। ओके ओके, तो हम लोग ग्रेविटेशनल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मास वर्ड आया है ना। तो कहीं न कहीं एक मास दूसरे मास फोर्स लगाता है, तो ग्रेविटेशनल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक मास है m1, ठीक है, जिसका सेंटर है ये सेंटर, और ये दूसरा मास है m2 जिसका सेंटर है ये, और इनके दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है? r है। आप लोग पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हुआ। तो न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है, तो न्यूटन ने बताया कि इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट, यानी अभी भी है आपको बताया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो अब एक मास ये है, दूसरा मास ये है, तो ये मास को हम कौन सा ऐसा ऑपरेशन करें कि मास ज्यादा हो? जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो। तो उसका आंसर आया, अगर इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मास हमको ज्यादा मिलता है जोड़ने, घटाने, भाग करने की अपेक्षा, है ना। इसलिए न्यूटन का पहला नियम यहाँ पे ग्रेविटेशनल में, न्यूटन का पहला नियम कि दोनों मास का जो प्रोडक्ट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, है ना। और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा नियम, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वह स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दूसरा नियम है, ठीक है। और इन दोनों की हेल्प से हमको मिला ये एक इक्वेशन। तो कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमको मिला। तो यहां से किन्हीं दो मासेस के बीच अगर कुछ सेपरेशन है तो उनके बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हैवी बॉडी यानी मोटकी, ठीक है, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ज्यादा जीएफ लगाएगा, समझ रहे ना। तो न्यूटन का थोड़ा सा यहाँ पे हमें डाउट लग रहा है कि वो क्लास शायद नहीं किए थे। आप लोग क्लास कर रहे हो ना? यस। तो क्लास में क्या होता है, जो मोटकी होती है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है, या जो पतरकी होती है, गधे कहीं के पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, तो यहां पर, ठीक है, न्यूटन चाचा जी क्लास किए हो ना क्यों, लेकिन ये आपके ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इनको आप, ठीक है। ये हमारा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अब ये आया, अब हमारे पास, हमने आपको बताया कि अर्थ जो हमारी है ना, यह अर्थ की दुनिया पर सबसे बड़ी है, सबसे भारी है, ज्यादा मास की है, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है इसी मटेरियल की, ठीक है ना, जो हमारा मैटर है, इसी मटेरियल की एक और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी प्रॉपर्टीज है ना, जो इतना ज्यादा फोर्स लगाती है, इतना ज्यादा फोर्स लगाती है, इतना ज्यादा फोर्स लगाती है कि वह उसके आगे, उस फोर्स के आगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है? धड़ाम हो जाता है, फेल हो जाता है ना। मटेरियल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो भी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से वह किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाएगी और वह फोर्स इतना स्ट्रांग होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो फेल हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यह कैसे, या वह ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है या कौन सी प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, है ना। अब हम इसको समझते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, या फिर एक मटेरियल है जिसके पास मास है। तो अब हमने देखा कि ये पेपर के छोटे छोटे पीस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको इस तरह से काफी तेजी के साथ रब किया, है ना, रब किया, अब हमने देखा कि ये छोटे छोटे पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर लिया, चिपका लिया। और जब चिपका लेता है,
तो अब बताइए जो पेपर चिपका हुआ है क्या अर्थ उसको नहीं खींच रही है? यस, खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये पेपर खींचा जा रहा है नीचे, लेकिन उससे ज्यादा कहीं फोर्स इस मटेरियल का हुआ, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का हुआ, जिसकी वजह से उस पर फोर्स लगा है। समझ रहे ना? तो अब उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम हुआ चार्ज, है ना? तो अब ये बॉडी चार्ज हो गई। अब यह किसी दूसरे छोटे पार्टिकल पर, दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है, और फोर्स लगाता है वो इतना स्ट्रांग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स फेल हो जाता है। समझ रहे ना? तो एक चार्ज की डेफिनेशन मिल गई। तो चार्ज रियल में, एक्चुअल में होता क्या है? तो चार्ज क्या होती है? एक मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, लाइक एज मास, है ना? अब लेकिन उसमें वह कैरेक्टरिस्टिक्स, वह प्रॉपर्टी हमको लानी पड़ती है ना? और उसमें लानी पड़ती है ड्यू टू रबिंग। समझ रहे हैं ना? बस, तो ये हमारा होता है चार्ज। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो चार्ज की डिफिनेशन हुई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ठीक है, अभी मैं नोट कर दे रहा हूं, है ना? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखिए, जैसे हमारे पास दो पत्थर है, दो पत्थर को हम इस तरह से रब करेंगे, इस तरह से रब करेंगे एकदम तेजी के साथ। जब रब करते हैं तो एक का चार्ज दूसरे चार्ज में ट्रांसफर होता है, और जब होता है तो वहां पे चट की आवाज आती है, एक चमक आती है। चमक आती है ना? उसी चमक का नाम है इलेक्ट्रा। उसी चमक का नाम क्या है? इलेक्ट्रा। और अब रब किए, चार्ज हुआ, चमक आई, इलेक्ट्रा आया, तो इन सबको मिलाकर, इलेक्ट्रा से मिलाकर बना इलेक्ट्रिक और चार्ज। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज की डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन सेम है। तो हमने चमक का वर्ड बता दिया, ये हमारा होता है जिससे आप स्पार्क कहते हो, चमक होती है, होते है ना ये? यस। तो कहीं कहीं इलेक्ट्रा से इलेक्ट्रिक चार्ज बन गया। समझ में आया? ठीक है, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जो किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाया, हमने बताया वह बहुत 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 स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और कितना स्ट्रांग होता है? तो इसका आंसर है लगभग 10 के पावर 37 टाइम्स होता है। ठीक है, इतनी ज्यादा ये फोर्स होता है, और जिस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से? आंसर है चार्ज की वजह से, है ना? अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तो वह कौन सा नेचर रखता है? अट्रैक्टिव नेचर रखता है, रिपल्सिव नेचर रखता है, या दोनों रखता है ना? तो इसका आंसर है ये दोनों रखता है। ये खींचता भी है और धकेलता भी है, पुल भी करता है, पुश भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है, रिपल भी करता है। समझ रहे ना? तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, समझ रहे ना? तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लिख लेते हैं, और हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज कितना स्ट्रांग होता है। अब आते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन पर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका हम यूज कहाँ करते हैं, है ना? वो हम देखते कहाँ हैं अपने नेचर में। तो इसका आंसर ये है, अगर कोई फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो हम देख रहे हैं, है ना, तो पक्का है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये ध्यान से सुनिए, समझ रहे ना? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो जो भी फोर्स आया वह कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, अब देखो, जैसे हमने इसको रब किया तो ये चार्ज हो गया, ये पेपर को अट्रैक्ट कर लिया ना? ठीक, और जब अट्रैक्ट कर लिया, चिपका लिया, और उस चिपकने का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, चिपका लेना। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल, जैसे अर्थ के सरफेस से हमारा पैर चिपक जाता है, क्लिंग कर लेता है, जिसे हमारा चलना होता है, आसानी से हम लोग चलते हैं, है ना? तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नट बोल्ट को टाइट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमने आपको बता दिया कि यह भी कहीं कहीं मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है, वो भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना, और
हमने देखा मास को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चार्ज लाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत है, और वह क्या है? ड्यू टू रबिंग, है ना। तो अब हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच आर अप्लाई फोर्स ऑन अदर मैटर यानी मटेरियल यानी पार्टिकल। ठीक है, बट इट इज क्रिएटेड बाय रबिंग और अदर मेथड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने आपको बताया चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह अट्रैक्टिव का होता है और साथ ही साथ रिपल्सिव का होता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह लगभग, है ना, 10 के पावर 36 37 टाइम्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा होता है। अब इसका नाम इलेक्ट्रिक कैसे रखा गया? हमने आपको बताया जो हमारा इलेक्ट्रा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रा, ये है आपका इलेक्ट्रा, के है ये इलेक्ट्रा। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड होता है। ये कौन सा वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है लाइटनिंग यानी चमक। ठीक है, लाइटनिंग होता है इसका मीनिंग, जो है आपका चमक। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज होता क्या है, समझ में आ गया, है ना। तो ऐसे ही हम बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, हमने बताया ना, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या था? तो यहाँ पर था कहीं न कहीं मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है मास, इसलिए हमको ये बताना पड़ा। फिर इसी मटेरियल की दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि जो फोर्स लगाती है कितना स्ट्रांग लगाती है, और ये इसका एग्जाम्पल क्या है? हमने चाक को यहाँ रखा और ये रब किया। अब ये जो चाक का डस्ट है, अर्थ उसको खींच रही है ना, लेकिन इतना स्ट्रांगली चिपका के रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग चिपका के रखी है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नहीं खींच पा रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग भी आप लोग राइट कर लीजिएगा, चिपकना होता है। तो जैसे हमारा अर्थ के सरफेस से हमारा जो पैर है वो चिपक जाता है, जिससे हम आसानी से चलते हैं, है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है हमारे नेचर में, हमको देखने को नहीं मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग फिर से कल की क्लास करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। फिर आगे का टॉपिक का हम लोग का होगा जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।